नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर कठिन विषयों को, कठिन टॉपिक्स को बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलचुरी चेदी वंश के बारे में। कलचुरी वंश की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, उनके वंशों के बारे में, उनके शासकों के बारे में, उनके पतन के बारे में भी इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो पिछली वीडियो में जो है हमने पढ़ा था राजपूत राज्यों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, कि अलग अलग विद्वानों के जो है राजपूतों की उत्पत्ति के संबंधी क्या क्या मत हैं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कलचुरी वंश के बारे में, ठीक है, कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश था उनके अवशेषों पर जो अन्य राजपूत राज्य स्थापित हुए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कलचुरी चेदी वंश के बारे में। जो कलचुरी चेदी वंश है इसकी एक शाखा जो है गोरखपुर में स्थापित हुई थी। गोरखपुर में इसकी एक शाखा स्थापित हुई, किंतु डाहल मंडल में जो शाखा इसकी स्थापित हुई थी, यहाँ पर डाहल मंडल का मतलब क्या है? डाहल मंडल का मतलब है गंगा और नर्मदा के बीच का स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर गंगा और नर्मदा के बीच का जो स्थान है उसे डाहल मंडल कहा जाता था। उसमें जो कलचुरियों की जो शाखा स्टार्ट हुई थी, उसमें जो कलचुरियों की जो शाखा है वो स्थापित हुई थी, वो इतिहास में बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। इतिहास में उसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। और इस वंश का जो है प्रमुख शासक था कोक्कल प्रथम। इस वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन था? कोक्कल प्रथम, ठीक है, जो कि इस वंश का प्रथम शासक था और इसे इस वंश का संस्थापक भी कह सकते हैं। यह लगभग 845 में गद्दी पे बैठा। 845 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने चंदेल वंश की राजकुमारी, चंदेल वंश की राजकुमारी इसने चंदेल वंश की राजकुमारी नट्टा देवी से विवाह किया। ठीक है, जो डाहल मंडल है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कलचुरी चेदी वंश है, ठीक है, यह गुर्जर प्रतिहार वंश के जो खंडरों के अवशेष थे उन पर जो है स्थापित हुआ था। और जो कलचुरी चेदी वंश है इसकी दो शाखाएं थी, गोरखपुर शाखा और डाहल मंडल की शाखा। लेकिन इतिहास के अंदर जो डाहल मंडल वाली शाखा है, डाहल मंडल का अर्थ यहाँ पर गंगा नदी और नर्मदा नदी के बीच का जो स्थान है वहां मतलब उस स्थान से है। ठीक है, गंगा और नर्मदा नदी के बीच के जो स्थान है, ठीक है, जिसे हम डाहल मंडल कहते हैं, तो वहां पर जो है कलचुरी चेदी वंश की जो है स्थापना जो है हुई। वहां पर भी जो है कलचुरी चेदी वंश की जो है एक शाखा स्थापित हुई थी। और उस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था कोक्कल प्रथम, जो कि 845 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। ठीक है, यह और इसने कोक्कल प्रथम ने चंदेल वंश की जो राजकुमारी थी जिसका नाम था नट्टा देवी, उससे विवाह रचाया। इस वंश का एक अन्य शासक था जिसका नाम था युवराज प्रथम, जो कि 10वीं शताब्दी के मध्य गद्दी पे बैठा। 10वीं शताब्दी के मध्य गद्दी पर बैठा। ठीक है, उसका एक अभिलेख है जिसका नाम है बिल्हारी अभिलेख। बिल्हारी अभिलेख, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि उसने लाट और
उसने लाट और कर्नाटक को जीता। ठीक है। कोक्कल के बाद जो है एक अन्य शासक जिसका नाम है युवराज प्रथम, जो है इस वंश का शक्तिशाली शासक हुआ था। उसने 10वीं शताब्दी के मध्य वह गद्दी पे बैठा। उसका जो एक अभिलेख है जिसका नाम है बिल्हारी अभिलेख, उससे हमें जानकारी मिलती है कि उसने लाट और कर्नाटक जैसे जो है राज्यों को जीता। आगे पढ़ते हैं। युवराज प्रथम के शासनकाल में ही प्रसिद्ध कवि राजशेखर कनौज छोड़कर त्रिपुरी आए। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कनौज छोड़कर त्रिपुरी आए और त्रिपुरी आने के बाद इन्होंने यहीं पर 2 ग्रंथों की रचना की थी। और वह 2 ग्रंथ कौन कौन से थे? काव्य मीमांसा और विद्याशाल भंजिका। इन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की थी, काव्य मीमांसा और विद्याशाल भंजिका। ठीक है। और जो विद्याशाल भंजिका है, इसमें राजशेखर ने युवराज प्रथम को उज्जैनी भुजंग कहा गया है। ठीक है। उज्जैनी भुजंग जो नाम है वो दिया गया है। किसने दिया है? जो कवि राजशेखर हैं उन्होंने युवराज प्रथम को ये नाम दिया है उज्जैनी भुजंग। किसमें दिया है? विद्याशाल भंजिका नामक ग्रंथ में। ठीक है। हम लिखने के बाद एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाए। आगे पढ़ते हैं हम इस वंश के नेक्स्ट शासक के बारे में। युवराज प्रथम के पश्चात जो है गद्दी बैठते हैं गांगेयदेव। ठीक है। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और गांगेयदेव के पश्चात गद्दी पे बैठते हैं करणदेव, जो कि इस वंश के शक्तिशाली शासक हुए। करणदेव। ठीक है। जो करणदेव थे इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की और कलिंगाधिपति नामक एक उपाधि धारण की। कलिंगाधिपति नामक उपाधि धारण की। ठीक है। कलिंगाधिपति इन्होंने उपाधि धारण की और साथ ही इन्होंने बनारस में एक मंदिर का निर्माण करवाया। बनारस में एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसका नाम था करण मेरू मंदिर। ठीक है। कर्ण मेरू नामक मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। कहां पर? बनारस में। अब कर्णदेव के पश्चात जो है गद्दी पे बैठते हैं इस वंश के अन्य शासक जिसका नाम है विजय सेन, जो कि इस वंश के अंतिम शासक हैं। विजय सेन इस वंश के अंतिम शासक हैं। अंतिम शासक विजय सेन इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे चंदेल शासक जिसका नाम था त्रैलोक वर्मन ने इसे पराजित किया और इसके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ठीक है। और इस वंश के जो है सबसे महत्वपूर्ण मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुप्त वंश के पश्चात
सर्वप्रथम स्वर्ण यानी कि सोने के सिक्के जारी करने वाले जो हैं इस वंश के शासक गांगेय देव हैं, जिन्होंने गुप्त वंश के पश्चात सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। कलचुरी चेदी जो है, जिनकी एक शाखा गोरखपुर में स्थापित है और दूसरी शाखा जो है डाहल मंडल में स्थापित है। लेकिन भारत के इतिहास में जो डाहल मंडल वाली जो शाखा है, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालती है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो कि डाहल मंडल का जो वर्ड है, इसका मतलब यहाँ पर होता है गंगा और नर्मदा नदी के बीच का स्थान, ठीक है, उसे हम डाहल मंडल कहते हैं। तो नर्मदा और गंगा नदी के बीच का जो स्थान है, जिसे हम डाहल मंडल कहते हैं, वहां पर कलचुरी चेदी की जो एक शाखा है वो स्थापित हुई थी, ठीक है, जो कि इतिहास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इस वंश का जो है संस्थापक था कोक्कल प्रथम, ठीक है, जो कि 845 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था, ठीक है। और इसने चंदेल वंश की जो राजकुमारी है, जिसका नाम था नट्टा देवी, उससे विवाह किया। इस वंश का एक अन्य शासक जिसका नाम है युवराज प्रथम गद्दी पे बैठा, जो कि 10वीं शताब्दी के मध्य में जो है इस वंश का शासक बना, ठीक है। उसका एक अभिलेख है जिसका नाम है बिल्हारी अभिलेख, जिसमें जो है उसने लाट और कर्नाटक की जीत का जो है उसमें वर्णन किया गया है कि जो युवराज प्रथम है उसने जो है लाट और कर्नाटक को जीता था। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बिल्हारी अभिलेख से, ठीक है। जो इस वंश में एक मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो सर्वप्रथम प्रसिद्ध कवि है जिसका नाम है राजशेखर, ठीक है, वह कलचुरी चेदी के राज दरबार में ही रहता था। कलचुरी चेदी जो ये वंश है, इसके राज दरबार में ही जो है वह रहा। और युवराज प्रथम के शासनकाल के समय में ही जो है राजशेखर जो कवि हैं, वह कनौज छोड़कर त्रिपुरी आए थे। त्रिपुरी जो है इस वंश की राजधानी थी, ठीक है। इस वंश की राजधानी क्या थी? त्रिपुरी, ठीक है। तो जो राजशेखर है वह कनौज छोड़कर जो है त्रिपुरी आए, किसके शासनकाल में? युवराज प्रथम के शासनकाल में, ठीक है। और जो राजशेखर है उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे यहीं पे रह के, एक का नाम था काव्य मीमांसा, दूसरा नाम था विद्याशाल भज्जिका। अब जो विद्याशाल भज्जिका है उसमें राजशेखर ने युवराज प्रथम को उज्जैनी भुजंग भी कहा है। उज्जैनी भुजंग आप याद रखिएगा, ठीक है, कि जो विद्याशाल भज्जिका है जो कि राजशेखर के द्वारा लिखी गई रचना है, उसमें जो है राजशेखर ने युवराज प्रथम को उज्जैनी भुजंग भी कहा है। इस वंश का एक अन्य शासक है जिसका नाम है गांगेय देव, ठीक है, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गांगेय देव के पश्चात करण देव गद्दी पर बैठा, ठीक है, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, अपने समय में कलिंग राज्य को जीता और उसने कलिंगाधिपति नामक जो है उपाधि धारण की, ठीक है। उसने बनारस में जो है एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम था करण मेरू, जो कि एक शैव मंदिर था। शैव मंदिर, भगवान शिव का यह मंदिर था, ठीक है। और करण देव के पश्चात गद्दी पे बैठे थे विजय सिंह, जो कि इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। उसे चंदेल शासक त्रैलोक वर्मा ने पराजित किया और उसके राज्य पे अधिकार कर लिया। इस प्रकार से इस राज्य का अंत हो गया। और इस वंश की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुप्त वंश के पश्चात सबसे सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किसने जारी किए थे? इस वंश के शासक गांगेय देव ने, ठीक है, गांगेय देव। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि गुप्त वंश के पश्चात जो है सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किसने किए थे? तो आंसर होगा गांगेय देव ने, ठीक है, जो कि कलचुरी चेदी वंश का शासक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।